हेलो गाइस, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास में मैं रोहित आरव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब बच्चों? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर नंबर 6 को, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, पूरा ही डिस्कस कर लेंगे सिर्फ इसी क्लास में। ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर मैं ट्रैक्शन की बात करूं तो ट्रैक्शन में बेसिकली चैप्टर नंबर 1 ट्रैक्शन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ट्रैक्शन सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव्स, चैप्टर नंबर 3 पावर सप्लाई टू ट्रैक्शन सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 मैकेनिक्स ऑफ ट्रैक्शन, चैप्टर नंबर 5 रेक्टिफिकेशन इक्विपमेंट। बेसिकली तो बस शुरू के 4 चैप्टर तक ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब में से नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बाबा, पूछा तो जरूर जाएगा, लेकिन अगर बात करें हम मोस्ट इंपोर्टेंट की तो वो बस हमारे शुरू के 4 चैप्टर में से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शुरू के 4 चैप्टर में से ही। जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि पेपर हमारा 50 नंबर का रहेगा, जो कि बनेगा लगभग 75 नंबर का चॉइस के साथ। तो आप लोग ये बात याद रखें कि बच्चों उस 50 में से लगभग 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मार्क माई वर्ड्स, जो मैं बोल रहा हूँ आप याद रखिएगा, एग्जाम में देखिएगा, सिर्फ 35 मार्क्स का ओनली फर्स्ट 4 चैप्टर से आएगा। ये बात मेरी मार्क कर लीजिए आप आज, आप लोग, कि 50 में से 35 नंबर से ज्यादा का, मतलब कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 35 नंबर से ज्यादा का आपका शुरू के 4 चैप्टर से आएगा। बाकी के बचे हुए 15 मार्क्स का आता है बाद के 5 चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर 9 है, शुरू के 4 से 35 नंबर का, बाकी के 5 से 15 नंबर का है। इसीलिए मैं हमेशा कहता चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बच्चा स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लेगा 35 से ज्यादा नंबर ले आएगा, अगर ढंग से लिखा उसने तो। राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। खैर, बातें तो होती रहेंगी। अभी हम लोग जल्दी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा, पढ़ने का एक छोटा सा तरीका आप लोग को बताता हूँ कि कभी भी जितना हो सके सीरियस रह के पढ़े, मतलब कि पढ़ाई को सीरियस लेके पढ़े, ना कि हवा हवा में। ये होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट को ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये तो हल्का सा सब्जेक्ट है, छोड़ देते हैं इसको। लेकिन ऐसा नहीं है बाबा, हल्का जरूर है, लेकिन इतना भी हल्का मत सोचिए आप कि इसमें फेल होके बैठ जाए। और दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे जेईई वगैरह के जब आप एग्जाम देते हो तो उन एग्जाम्स में इस चैप्टर में से आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है आजकल। पहले नहीं पूछा जाता था ना, लेकिन आजकल काफी ज्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम जल्दी से बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट्स, सिरोपरि उपकरण, इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेन बात सबसे पहले आती है कि ओवरहेड इक्विपमेंट क्या है या फिर क्या होते हैं, किसको कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट। तो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके ओवरहेड इक्विपमेंट हैं वो जो रहते हैं आपके ट्रैक्शन पर्पस। जो हम इंडिया में ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं इंडिया में, जो है आपका मोस्टली जो ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है वो 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? 25 kV AC ट्रैक्शन। तो इस 25 kV AC ट्रैक्शन में आपको पता होगा कि जो सप्लाई रहती है वो सप्लाई दी जाती है ओवरहेड कंडक्टर से। ओवरहेड कंडक्टर से सप्लाई दी जाती है। और कौन सी सप्लाई होती है? 25 किलोवोल्ट की AC सिंगल फेस। याद रखिए ये वाली बात, कभी मत भूलिएगा कि ओवरहेड कंडक्टर से सप्लाई दी जाती है, 25 kV AC सिंगल फेस की सप्लाई रहती है। तो ऑब्वियसली बात है बाबा, अब जब ओवरहेड कंडक्टर से सप्लाई दी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ ओवरहेड इक्विपमेंट भी लगाने पड़ते होंगे। जैसे खंबे लगाने पड़ते होंगे, क्योंकि तार को ऊपर रखने में खंबे लगाने पड़ेंगे, तार लगाना पड़ेगा। और चूंकि ट्रेन में जो सप्लाई कलेक्ट की जाती है वो ओवरहेड करंट कलेक्टर से कलेक्ट की जाती है, तो इसीलिए ट्रेन के तार में सैग भी नहीं आना चाहिए। तो उस सैग को खत्म करने के लिए चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हम वहां पर अपना कैटेनरी वायर या मैसेंजर वायर भी यूज करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों,
सैग के बारे में विशेष तौर पर हम लोग चीजें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं हम अपनी क्लास को। तो बच्चों देखिएगा, जहां तक कि आप लोगों को अभी तक के चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, उन सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इतना तो सीख ही लिया होगा कि ओवरहेड इक्विपमेंट में या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जो ओवरहेड इक्विपमेंट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरहेड इक्विपमेंट लगने की, तो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा, तो वो पूछा जाता है बच्चों वेट कंपनसेशन का। वेट कंपनसेशन का, वेट कंपनसेशन इन ओवरहेड कंडक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाले ओवरहेड इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आपका उसमें क्या यूज होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट में आपका खंबा यूज होता है, यानी कि पोल, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर के पोल रहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड इक्विपमेंट में ही यूज होते हैं, और उनको कहा जाता है मेस्ट। क्या कहा जाता है बच्चों, उनको कहा जाता है मेस्ट। जालीदार खंबे होते हैं, मतलब देखा जाए तो लॉजिकल ये जो आपके पोल रहते हैं ये लैटिस पोल रहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रैक्शन पर्पस के लिए किस प्रकार के पोल्स का उपयोग किया जाता है। तो ट्रैक्शन पर्पस के लिए आपके लैटिस पोल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक का फंडा समझ में आया होगा। बताइए यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी, अगर आपको किसी भी चीज में कहीं से भी कोई भी डाउट आ जाए बच्चों, तो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ नई चीजें जो हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कैटेनरी या इसके प्रकार, ये भी एक टॉपिक होता है इसमें कि कैटेनरी। जैसे देखो आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 याद है कि नहीं, पावर सप्लाई टू ट्रैक्शन सिस्टम, उस चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 6 का लगभग हमने सारा का सारा पोर्शन कवर कर लिया था। मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हमने चैप्टर नंबर 3 में ही चैप्टर नंबर 6 का, क्योंकि मोस्टली पोर्शन देखिए, अगर आप बात करते हैं बच्चों बुक की, तो अगर आप लोगों ने बुक में वो सेक्शन देखे हुए हैं, तो बुक में बहुत, मैंने जैसे अपने पिछले क्लासेस में बताया कि जैसे चैप्टर नंबर 5 को एक ही क्लास में एक्सप्लेन किया था, चैप्टर नंबर 6 को भी आज की हम इस एक ही क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो सप्लाई है वो किस प्रकार से दी जाती है। देखिएगा अगर सप्लाई की बात करें तो आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका रहता है एक ट्रैक्शन पोल जिसको मेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ इंसुलेटर लगाए जाते हैं, इन इंसुलेटर्स के थ्रू फिर ये ऐसे करके और यहाँ पर लगे होते हैं, फिर यहाँ पर ये ओवरहेड कंडक्टर यहाँ से पास होता है। तो इस ओवरहेड कंडक्टर के थ्रू ये पूरा एक, ये पहले पुराने सिलेबस में इसका भी पार्ट रहता था, लेकिन अब नए सिलेबस में इसका पार्ट नहीं है। तो ये जो ओवरहेड कंडक्टर है, इस ओवरहेड कंडक्टर से करंट कलेक्टर लगा हुआ होता है। अगर नहीं मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो आपको हम सारा का सारा फोटो दिखा देते कि कैसा होता है। लेकिन आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि हम सभी कभी ना कभी ट्रेन में बैठे हैं, उस ट्रेन में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो तार रहता है ट्रेन की छत के ऊपर वो जो लगा रहता है, पेंटोग्राफ कलेक्टर चैप्टर नंबर 3 में जो पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक मेन चीज देखी होगी। वो मेन चीज क्या है, वो मेन चीज ये है बच्चों कि जो आपका ये पेंटो या ओवरहेड कंडक्टर जो रहता है, मतलब जिससे आपका ट्रेन का, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रेन का पूरा डब्बा, ये आपका रेल ट्रैक, इसके ऊपर लगा हुआ है ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर से ये आपका कलेक्टर टच होकर के चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि ये कंडक्टर के साथ, कंडक्टर बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन इस कंडक्टर के साथ सीधा रह करके एक और वायर चलता है जो कि इसको सीधी अवस्था में रखता है। ये शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इस वायर को कहा जाता है कैटेनरी वायर। क्या कहा जाता है, कैटेनरी वायर। चैप्टर नंबर 3 में भी इसका डिस्कशन हुआ था एक बार हम लोग, अगर आपको याद हो तो। या फिर इसका दूसरा नाम है मैसेंजर वायर। ठीक है, या तो इसको कैटेनरी वायर बोलते हैं या फिर इसको मैसेंजर वायर बोलते हैं। मुख्य रूप से इसका काम रहता है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कैटेनरी सिस्टम को समझाइए। तो मेनली जो इसका काम रहता है वो रहता है इस, ये जो ट्रॉली कंडक्टर है, ट्रॉली कंडक्टर या फिर ओवरहेड कंडक्टर,
जिसमें 25 kV AC की सप्लाई रहती है, अगर इसमें कोई सैग होगा तो इस कलेक्टर पर, यह है आपका कलेक्टर, इस कलेक्टर पर एक प्रेशर पड़ेगा और कलेक्टर पर प्रेशर पड़ने की वजह से इसमें मैकेनिकल लॉस या टूट फूट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कलेक्टर पर प्रेशर ना पड़े, इस ट्रॉली कंडक्टर में कोई सैग नहीं आने देते। लेकिन भैया मजबूरी है, क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो सर्दियों में सिकुड़ेगी और गर्मियों में फैलेगी। एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर कम होने से उसमें श्रिंकेज होता है और टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एक्सपेंशन होता है। तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे रूल को खत्म कर देंगे। तो लेकिन इसका सैग हम लोग खत्म कर देते हैं और इसके सैग को धीरे धीरे करके ये कैटेनरी वायर बियर कर लेता है, मतलब कैटेनरी वायर अपने अंदर इसके सैग को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए इस कैटेनरी सिस्टम का यूज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों कैटेनरी सिस्टम की, तो कैटेनरी सिस्टम जो है वो मुख्य रूप से हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मतलब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो चार प्रकार भी उनके बांटे गए हैं। मेनली टू टाइप्स के कौन से कैटेनरी सिस्टम है? सबसे पहले रहता है, जो सबसे पहला कैटेनरी सिस्टम है वो रहता है बच्चों सिंपल कैटेनरी सिस्टम। क्या रहता है? सिंपल कैटेनरी सिस्टम। दूसरा रहता है बच्चों आपका, सिंपल का अपोजिट क्या होता है? कंपाउंड। मतलब कि सिंपल वाले में तो बिल्कुल जो मैंने आपको बना के दिखाया है अभी यहाँ पर बोर्ड पर, ये सिंपल वाला है, ये सिंपल कैटेनरी सिस्टम है नॉर्मली बस। उसके बाद आता है दूसरा हमारे पास कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम। थर्ड नंबर का रहता है बच्चों स्ट्रिच्ड। क्या रहता है? स्टिच्ड मतलब अभी बताएंगे इसमें क्या रहता है, स्टिच्ड कैटेनरी सिस्टम। और फोर्थ रहता है बच्चों आपका मॉडिफाइड कैटेनरी सिस्टम। क्योंकि कैटेनरी का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसके सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन वेट कंपनसेशन पे डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इसमें वेट कंपनसेशन क्या आता है, कौन सा ऑटोमेटिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे वेट घटता है या कम होता है, बताएंगे बाद में उसके बारे में। खैर, तो अगर हम बात करें बच्चों सिंपल कैटेनरी की, बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको हर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इतना ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास, अभी तो मैं आपको वो बता के चल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में से कुछ भी आ जाए आप कम से कम कुछ ना कुछ तो लिख सको। तो इसीलिए इस टाइप से क्लास को लेकर के चल रहे हैं। खैर, और छोड़ेंगे कुछ नहीं है, कंफर्म सी बात है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं भैया, चिंता मत करना, ठीक है। तो सिंपल कैटेनरी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर बात करें बच्चों कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम की, तो कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम में क्या होता है कि, अच्छा मैं आपको ये नहीं बताया कि इनको क्या बोलते हैं। मतलब ये तो कैटेनरी वायर हो गया, ये तो ये ऊपर वाला हो गया कैटेनरी वायर, लेकिन बच्चों इनको कहा जाता है, ये जो है ड्रॉपर्स। याद रखिएगा, ड्रॉपर्स। जो सिंपल कैटेनरी सिस्टम रहता है उसमें आपके ड्रॉपर्स के बीच की दूरी जो रहती है, जो सिंपल कैटेनरी सिस्टम है उसमें ड्रॉपर्स के बीच की दूरी कम रहती है, लेकिन मतलब डायरेक्टली ड्रॉपर लगे होते हैं कैटेनरी वायर और ओवरहेड कंडक्टर के बीच में। लेकिन जो आपका कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम रहता है, कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम में ड्रॉपर्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, किसमें लगे होते हैं? कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम में क्या रहता है कि ये जो ड्रॉपर्स हैं वो एक इनके बीच में एक और मैसेंजर ड्रॉपर्स के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है और एक और दूसरा वायर इनके बीच में डाल दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कैटेनरी वायर के साथ एक और सब कैटेनरी वायर, इसको बोलते हैं सब मैसेंजर वायर। मतलब क्या रहता है कि यहाँ पर ड्रॉपर्स के बीच की दूरी को बढ़ाने के बाद एक और कैटेनरी वायर डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें स्टिच्ड कैटेनरी सिस्टम की, तो स्टिच्ड कैटेनरी सिस्टम ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड कैटेनरी सिस्टम का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। और मॉडिफाइड कैटेनरी सिस्टम में हम लोग एक साथ एक जगह पर दो ड्रॉपर्स यूज करते हैं। कहाँ पर? एक साथ एक जगह पर ऐसे करके, यहाँ पर ये इस तरीके से ये ऐसे करके दो ड्रॉपर यूज करते हैं बस। बाकी बच्चों इन सबके डायग्राम मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप लोग नोट्स मेरे ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स जरूर लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन वाले नंबर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कैटेनरी सिस्टम में, बस इतना ही जानने लायक चीजें थी। अब बात करते हैं वेट कंपनसेशन की, और वेट कंपनसेशन के बाद दो तीन बातें और आपको बता करके फिर ये आपका चैप्टर मतलब चैप्टर का इंपोर्टेंट पोर्शन खत्म हो जाएगा, जितना भी आपसे चैप्टर में पूछा जाने वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है भैया, चलिए देखिएगा वेट कंपनसेशन क्या है। वेट कंपनसेशन बेसिकली
वेट एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? वेट कंपनसेशन इज आल्सो नोन एज वेट एडजस्टमेंट। ये वेट एडजस्टमेंट क्या होता है? वेट एडजस्टमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस रहता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ओवरहेड कंडक्टर में जो हम मेटल वायर यूज करते हैं, मेटल ऑब्वियसली बात है, मेटल में तो करंट फ्लो होगा। अब मेटल की प्रॉपर्टी रहती है कि वो आपकी सर्दियों में सिकुड़ेगी और गर्मियों में फैलेगी। तो अभी मान लीजिए कि हमने जो है ये दो खंबे हैं और इन दो खंभों पर तार को एकदम सीधा रख लिया है। ये ओवरहेड कंडक्टर है और ये कैटेनरी वायर है, ये कैटेनरी वायर है। तो ये ओवरहेड कंडक्टर को बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और इस ओवरहेड कंडक्टर के साथ हमने यहाँ पर एक कुछ वेट लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं? कुछ वेट। आप, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, लेकिन मैंने इनको देखा हुआ है। कुछ पत्थर के वेट लटके, कुछ हर दो खंभों के बीच में रहते, ये लगभग रहते हैं हर 200 से 300 मीटर 400 मीटर के बीच में ये वेट लटका दिए जाते हैं। तो वेट कंपनसेशन से तात्पर्य इन वेट को कम या ज्यादा करने से है। वेट कंपनसेशन जो तात्पर्य होता है वो रहता है इन वाले वेट को कम या ज्यादा करने से। अब देखिए आप कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि गर्मियों में दिनों में 1 2 3 4 5 6 ये 6 वेट लटके हुए थे यहाँ पर। ऐसा मान के चल रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में ये 6 वेट यहाँ पर लटके हुए थे और ये तार एकदम सीधा था, मतलब नो साइड के साथ। अब जब आएंगी सर्दियां, मतलब टेम्परेचर डाउन होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो तार में श्रिंकेज आएगा। और अब अगर इस वेट को कम नहीं किया गया तो इस प्रेशर की वजह से ये तार जो है वो टूट जाएगा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इस वेट को कम कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। और फिर से जब सर्दियों से, जब मान लीजिए कि सर्दियों में सीधा है, अब जब सर्दियों के बाद जब गर्मियां आएंगी टेम्परेचर राइज होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा तो फिर से इसमें एक्सपेंशन होगा मेटल में, जब मेटल एक्सपेंशन होगा तो इसमें सैग जाएगा, तो तब यहाँ पर वेट को बढ़ा दिया जाता है। इसको बोला जाता है बच्चों आपका वेट कंपनसेशन। एग्जाम में आप बस इतना ही लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो है कि आपका, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप में से कितने लोग कभी किसी क्रॉसिंग पर अपनी बाइक, कार या स्कूटी लेकर के वेट किया है? क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग जानते हैं ना, रेलवे फाटक जो होता है। तो कितने लोगों ने कभी अपनी बाइक, कार या स्कूटी लेकर रेलवे फाटक पर वेट किया है? मैंने तो मतलब बहुत बार किया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे कॉलेज के रास्ते में फाटक पड़ता था तो मैं हमेशा वहाँ पर वेट करना पड़ जाता था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि हम लोग बहुत देर तक वेट करते रहे और बहुत देर तक वेट करने के बाद पता लगा कि वो पूरी ट्रेन ना होकर के एक छोटा सा एक सिंगल डब्बा रहता है और उसमें 2 लोग बैठे रहते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि चेकिंग करने जा रहे हैं, कहीं पर कुछ इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी? ऐसा कौन बताया? मतलब किसी ने देखा है ऐसा कि कभी पूरा मतलब आराम से पता लगा कि आधे घंटे तक हम लोग जो है अपने आधे घंटे तक वेट करते रहे रेलवे क्रॉसिंग पर, और आधे घंटे बाद पता लगा कि रेलवे क्रॉसिंग जो रेलवे लाइन पर वो कोई ट्रेन ना आकर के एक नॉर्मल सा बस एक बोगी आई, मतलब एक इंजन आया और वही आपका गया है, उसी के लिए पूरा रेलवे क्रॉसिंग बंद था, है कि नहीं? ऐसा कई बार ऐसा देखने को मिलता है और मुझे उम्मीद है कि हमारे कई बच्चों ने ऐसा जरूर देखा होगा। खैर, बेसिकली वो जो एक डब्बा या एक इंजन रहता है उसको कहा जाता है बच्चों ओवरहेड इंस्पेक्शन कार। मतलब कि ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट लगे होते हैं हमारी जगह जगह, इनको इंस्पेक्ट करने के लिए वो कार जाती है, उसको बोला जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार। इसको बोला जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार, OHE इंस्पेक्शन कार। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में OHE का मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, OHE का मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट होता है। ठीक है, OHL का मतलब ओवरहेड लाइन होता है। ओवरहेड लाइन हम EWDE में यूज करेंगे। खैर छोड़ो सब कहानी, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार रहती है, इसको भैया हम, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में कि ओवरहेड इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो मान लेते हैं कि कहीं पर अगर किसी प्रकार का कुछ ब्रेकर में, किसी ट्रांसफॉर्मर में
किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया, किसी वायर में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ गया या फिर नहीं भी आया है, तो टाइम टू टाइम हर चीज का इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, ताकि ये पता लगा सके कि उसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट तो नहीं आया है या फिर आने की कोई संभावना तो नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसे किसी भी फॉल्ट आए हुए या फिर फॉल्ट की संभावना के लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इस ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कार में होता क्या क्या होगा। ठीक है नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात करें तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे कि हम किसी भी लाइन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें वो सारे इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम किसी भी लाइन को इक्विपमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि ये आपके बच्चों रह सकते हैं 4 व्हीलर, मतलब 4 पहियों वाले छोटे सी वैगन रह सकता है, और आपके 8 व्हील्स वाले भी रह सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं जो 8 व्हीलर रहेंगे। ठीक है नहीं, और जो आपके 4 व्हीलर रहते हैं उनकी कैपेसिटी कम रहती है, जो आपके 8 व्हीलर रहते हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम, तो इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक और है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फिर से बता देता हूं, वो है आपका करंट कलेक्शन मेथड। क्या है वो? है आपका करंट कलेक्शन मेथड फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर। इट मींस टू से इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कलेक्ट द करंट फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर। मतलब जो ओवरहेड कंडक्टर है उससे हम करंट को कैसे कलेक्ट करते हैं, विच पार्ट ऑफ लोकोमोटिव यूज्ड टू कलेक्ट द करंट ऑफ फ्रॉम ओवरहेड कंडक्टर, है कि नहीं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि हम करंट कलेक्टर से, करंट कलेक्टर नाम की डिवाइस रहती है, उससे इस ओवरहेड कंडक्टर से करंट को कलेक्ट करते हैं। यूं करके जो चलता है वो लग के उसके साथ, उससे करंट को कलेक्ट करते हैं। वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं मैंने वहां पर भी बता दिया था, एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं। तो वो बच्चों हमारे पास मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक रहते हैं ट्रॉली कलेक्टर, और भी मतलब वैसे तो और भी ज्यादा होते हैं लेकिन मेनली 3 प्रकार के, मैं सबके नाम बता देता हूँ। एक ट्रॉली कलेक्टर रहते हैं, एक आपके रहते हैं बच्चों पेंटोग्राफ, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं पेंटोग्राफ कलेक्टर, और थर्ड वाले रहते हैं बो कलेक्टर। कौन से वाले? बो कलेक्टर। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेंटोग्राफ कलेक्टर का। बेसिकली वैसे तो ऑलरेडी इसको डिस्कस किया जा चुका, फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं इस बार के लिए। अगर बात करें बच्चों ट्रॉली कलेक्टर की, ये एक होता है स्लाइडिंग कलेक्टर, होता है स्लाइडिंग कलेक्टर, एक रोलिंग कलेक्टर भी होते हैं। खैर उन सबके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम काम छोटे से काम चल जाएगा। बेसिकली अगर बात, और इस चैप्टर से अगर देखा जाए मेनली टॉपिक इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन तो इससे क्वेश्चन आने के 99% चांस हैं कि किसी ना किसी एक करंट कलेक्टिंग मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, कैटेनरी का क्वेश्चन आ सकता है, ओवरहेड इक्विपमेंट के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। खैर, ट्रॉली कलेक्टर नॉर्मली स्लाइड होकर के चलता है या फिर रोल होकर के चलता है डायरेक्टली ओवरहेड कंडक्टर के साथ। छोटे लेवल पर यूज किया जाता है, जैसे ट्राम बेस में इसका यूज किया जाता है, या फिर बसेस, इलेक्ट्रिकल बसेस जो रहती है उसमें इसका यूज किया जाता है। पेंटोग्राफ कलेक्टर बड़े लेवल पर इसका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कलेक्टर है पंचभुजाकार पेंटाग्राफ, पेंटागनल शेप में रहता है। उसके बाद स्लाइडिंग होकर के बो कलेक्टर पहले यूज किया जाता था इंग्लैंड वगैरह में। जो पुरानी ट्रेन, अगर आपने कोई पुरानी मूवी वगैरह देखी है तो उसमें जो ट्रेन रहती थी, बेसिकली ट्रेन के आगे ऐसे करके लगा होता था, ऐसे ट्रेन के आगे ऐसे लगा होता था, तो यूं करके ट्रेन से आगे ऐसे करंट कलेक्ट करके चलता था, इसलिए इसको बोलते थे बो कलेक्टर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे करंट कलेक्टर के प्रकार थे। रही बात इनके डायग्राम की, तो इनके डायग्राम आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में बनवा दिए थे, या फिर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है भैया, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 का जितना भी पोर्शन था खत्म हो गया। अगर आप इसकी बुक देखोगे तब भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे कि ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में बताइए, ओवरहेड डिवाइसेस के बारे में बताइए, कैटेनरी सिस्टम के बारे में बताइए, करंट कलेक्शन मेथड के बारे में बताइए, ओवरहेड सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, तो मेंटेनेंस के लिए ओवरहेड इंस्पेक्शन कार के बारे में बता सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितना मैंने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है
अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा तो आप उन सारे के सारे सवालों का जवाब दे पाओगे, जितने भी सवाल हमने इस चैप्टर में अभी तक बनाए या फिर एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बात तय है कि इस चैप्टर से आया तो सीधा सीधा सवाल आएगा कि ओवरहेड इक्विपमेंट को समझाइए, या उससे रिलेटेड कुछ, या फिर करंट कलेक्टर से रिलेटेड, या कैटेगरी बायस से रिलेटेड। उन तीनों के ही नोट्स आपको कंप्लीटली मिल गए होंगे एग्जाम टेलीग्राम पर, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके किसी विषय में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। देखिए बच्चों, एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई मत करिए, क्योंकि भैया पढ़ाई में आज की ढिलाई कल का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्रैक्शन को इतना भी हल्के में मत लेकर चलो कि इसमें बिना पढ़े ही पास होने वाली कंडीशन मत रखना। कभी आप सोचोगे अरे छोड़ो, इसमें तो हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। भले से हम मान के चल रहे हैं कि सब्जेक्ट थ्योरी है, हम मान के चल रहे हैं कि सब्जेक्ट थ्योरी है, लेकिन थ्योरी में भी पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े थोड़ी ना पास हो जाओगे, है क्या नहीं। तो इसीलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो बाबा, ताकि अच्छे से एकदम बढ़िया आपका स्कोर हो सके, अच्छे अच्छे आपके मार्क्स आ सके सभी। और बच्चों, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। स्विच गियर की क्लासेस आप जाइए, मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मशीन की भी मिल जाएंगी, और आपकी क्या बोलते हैं एसजीपी की मिल जाएंगी, पीएलसी की मिल जाएंगी, ईटी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की तो ये चली रही है, इसकी भी प्लेलिस्ट है। सारी की सारी क्लासेस आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट है नंबर 1 बाई 1, उसमें क्लास का नंबरिंग डाला हुआ है, आप आराम से क्लास की 1 बाई 1 नंबरिंग के साथ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, दूसरे लोगों से शेयर करिएगा, साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर बताइएगा। पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट आने पर आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, जिसमें कि अपने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और बच्चों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 सेमेस्टर में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स निकालेंगे हम, जिसमें कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। उसकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा नाम मात्र रहेगी एज कम्पेयर टू अदर यूट्यूब चैनल्स। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप मस्त पढ़ाई करते रहिए, अपने घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।